टाटा हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिरला हो गए, इन लोगों के साथ में मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है। बंदे का मतलब अगर मुंह जला हुआ है भाई, तो वो कहेगा ही कहेगा कि भाई ये गलत है। 1500 करोड़ से भी ज्यादा। 1500 करोड़ अगर 10,000 रुपए डाले। हमें सुनने को मिलता है कि शेयर बाजार में मत जाओ यार, ये जुआ है या ये सट्टा है। क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं भाई, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने 1 करोड़ 36 लाख रुपए के अराउंड प्रॉफिट किया है, ये क्या मतलब रियल है या मतलब ऐसे ही है? सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिन में बनना चाहिए, लगातार ग्रो करते जाना। वो हर चीज जुआ है जो आपको नहीं आती, ठीक है? तो चीजें उससे बेटर हो जाती हैं कई बार जैसा आप सोचते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, जहाँ बिल्कुल जिन्होंने पिछले साल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनाया है। एंड साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो कहीं ना कहीं आपने उनकी रीलें जरूर देखी होंगी। क्योंकि बहुत सारे मिनी व्लॉग वो इंस्टाग्राम पर डाल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप गेस कर रहे हो। हमारे साथ हैं आज के स्पेशल गेस्ट नवजोत बराड़ भाई। नवजोत भाई कैसे हो? भाई बहुत बढ़िया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट करने के लिए। ग्रेट एंड वेलकम यार। तो मैं आपको सच बताऊं, आपका जो मिनी व्लॉग होता है ना, वो लिटरली अमेजिंग होता है। मतलब बंदा ना थका थुका हो और एक बार रात को देख ले, मज़ा आया। तो जो आपका बोलने का स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आपसे रहेगा कि ट्रेडिंग करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है एंड आप ट्रेडिंग में कैसे आए? भाई देखो, शेयर मार्केट में मुझे 8 साल हो गए हैं और शेयर मार्केट में आने की मेरी जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके। शेयर मार्केट में मेरी जो एंट्री है वो हुई स्कूल के बाद। जस्ट कॉलेज से ही मैं शेयर मार्केट में आ गया। ओके। उस टाइम पे कॉलेज के बाद में मैं थोड़ा फ्री था। हुआ कुछ ऐसा कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ पे मुझे लगा कि यार अगर मैं एडमिशन लेता हूँ 50 लाख करोड़ का पैकेज लग जाएगा। अच्छा। और वहाँ पे जाके मुझे लगा कि यार रियलिटी कुछ अलग है। यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ तो पैकेज जो है वो 3 से लेके 6 लाख की एक रेंज है। 5-1 लाख का पैकेज लगेगा, ठीक है? और जब 5 लाख का पैकेज लगेगा तो भाई 5 लाख सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ। बट क्या होता है कि महीने के 40,000 रुपये बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है? और ऐसा तो है नहीं कि भाई गांव में मुझे जॉब मिल रही है और 40,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर किसी शहर में रह के जॉब कर रहा हूँ, 40,000 रुपये मिल रहे हैं, 50,000 रुपये के खर्चे हैं। पर फिर भी हमारे व्यूअर्स का मन रखने के लिए चलो 35,000 रुपये के खर्चे हैं और 5,000 रुपये मैंने बचा लिए। और मैंने हिसाब लगाया कि यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उस यूनिवर्सिटी की जो फीस थी वो 3-3.5 लाख रुपए की फीस थी। प्लस 1-1.5 लाख रुपए आपके वैसे खर्च हो जाते हैं। तो 5 लाख रुपए साल का खर्चा हो गया। और उस टाइम पे मैं कर रहा था एग्रीकल्चर में बीएससी। ठीक है? एक अलग ही लाइन थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर भी कोई सब्जेक्ट होता है। ठीक है? तो उसमें क्या है, पहले करो बीएससी, फिर करो एमएससी, फिर करो पीएचडी। 7 साल का पूरा कोर्स करो। ठीक है? तो 5 लाख रुपए एक साल का खर्चा और 7 साल का 35 लाख रुपए। मैंने एक हिसाब लगाया जब मैंने एडमिशन वहाँ पे ले चुका था। मैंने कहा यार साल के 5 लाख रुपए, अगर हर साल 5 लाख रुपए 7 साल तक बैंक में भी जोड़े जाएं, ठीक है, तो 7 साल बाद लगभग क्या है कि 50 लाख रुपए के करीब बैंक में हो जाते हैं। और 50 लाख रुपए के ऊपर कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। बैंक भी जो है एसबीआई 8% के हिसाब से 4 लाख रुपए का साल का ब्याज देता है। मतलब महीने के 35,000 रुपये आएंगे। कूलर लगा के अपना सो जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नौकरी करके साला हम 35,000 नहीं कमा पा रहे, यहाँ पे फ्री के 35,000 रुपये आ रहे हैं। ये स्कीम जो है मुझे समझ में आ गई जब मैंने कैलकुलेशन की। और मुझे पता था कि ये स्कीम सिर्फ मैं समझ रहा हूँ, हमारी सोसाइटी, मेरे घर वाले स्कीम नहीं समझने वाले। तो मैंने क्या किया कि अपनी मम्मी को ये स्कीम बताई, वो थोड़ी इसके ऊपर कन्विंस हो गई। ठीक है? तो मैंने क्या किया, घर वालों से बात करनी जरूरी नहीं समझी, मम्मी से सिर्फ बात करके अपना नाम वहाँ से कटा लिया। अच्छा, आपने नाम कटवा दिया? हाँ। हालांकि मुझे घर वालों से बहुत गालियाँ पड़ी इसके लिए। रिलेटिव जो है बोले भाई छोड़ के आ गया, बहुत अच्छी जगह लगाया था ये वो। बट मुझे समझ में आ गया कि यार बहुत अच्छी जगह है, जो भी है, अगर हमें वहाँ से रिटर्न नहीं मिल रहा कुछ फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे कि भाई अपने नॉर्थ साइड में क्या होता है, जैसे आप भी पंजाब से हो, करने के लिए 3 काम होते हैं। या तो आप कोई पढ़ाई लिखाई कर लो, वो अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप खेती कर लो। खेती करने के लिए आपके पास में होनी चाहिए काफ़ी अच्छी खासी जमीन। मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा ज़मीन थी नहीं। ठीक है? तो मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि भाई आइल्स होता है एक एग्जाम, ठीक है, आइलेट्स बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आइलेट्स करो और कनाडा ऑस्ट्रेलिया निकल लो। बिल्कुल। तो मेरा यही था कि यार चलो आइलेट्स करके और कनाडा चलते हैं। ये मेरा एक प्लान था। ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि चलो आइलेट्स करके भाई चलते हैं। और मैं पढ़ने में अच्छा खासा ठीक था और मुझे था कि भाई 7 बैंड, मेरे 7-8 बैंड आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने महीना क्लासें भी लगा ली थी। ठीक है? बट उसमें क्या था कि मेरे दादाजी ने उसके ऊपर ना थोड़ा मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि यार जो बंदा घर पे उठा के पानी का गिलास नहीं पी सकता, वो बाहर जाके मेहनतें करके पैसे कमा लेगा, इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। हालांकि बाहर जाके जो बंदे मेहनतें करते हैं 3-4-5 लाख रुपया महीने का कमा लेते हैं, यहाँ पे घर पे वापस इंडिया भी भेज देते हैं। तो मेरी एक स्कीम थी, ठीक है, पर मैं सिर्फ तब था 16 साल का। और अगर आपकी एज 18 से नीचे और आपको पासपोर्ट बनाना है तो उसके लिए आपके दोनों पेरेंट्स जाने जरूरी है। मम्मी को तो मैं लेके जा सकता हूँ, पर मेरे पापा उसमें एग्री नहीं थे, ठीक है। तो मेरा पासपोर्ट अगर नहीं बनेगा तो पासपोर्ट बने बिना आप वो एग्जाम भी नहीं दे सकते। मैंने कहा यार मैं तैयारी करूंगा, कुछ फायदा नहीं है, मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, मैं बैठा था वेला। उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे को एक बुक दे दी पढ़ने के लिए, उनको भी किसी ने दी थी और उन्होंने भी वो पढ़ी नहीं थी। उस बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। बुक का नाम बड़ा अजीब था कि भाई बंदे के 2 बाप है, रिच डैड पुअर डैड, क्या कहानी है, बड़ी अजीब सी एक कहानी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो जो बुक थी उसमें बात करी गई थी रियल एस्टेट की, कि रियल एस्टेट से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। और उस बुक को पढ़ के मैं शेयर मार्केट में आया। मैंने अपनी एक वीडियो में स्टोरी शेयर की, लोग बोलते हैं कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, वो बुक तो रियल एस्टेट के बारे में बोलती है, आप शेयर मार्केट में कैसे आ गए। तो उस बुक में बात की गई थी रियल एस्टेट की। जब मैंने पढ़ी, मैं था 16 साल का। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, रियल एस्टेट जो उसमें काम करने के मोटे मोटे 2 तरीके हैं। या तो आप वहाँ पे जो है कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, बना के बेचो। अभी 16 साल का लड़का 5-10 हज़ार में कौन से प्रोजेक्ट बना देगा रियल एस्टेट के, ठीक है। दूसरा तरीका है आप ब्रोकर बन जाओ। भाई 16 साल का लड़का ब्रोकर बन जाएगा रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का, कौन खरीदेगा भाई। वो भी एक गांव देहात के इलाके में। मेट्रो सिटी में अभी भी कुछ ना कुछ शायद उससे लोग हो जाएं, बट वहां पे भी मुश्किल है, ठीक है। तो उस टाइम पे नई नई जियो की सिम आई थी, जो कि लाइनों में लग लग के मैंने भी ली थी, क्योंकि फ्री की जो चीज़ होती है उसका हमें बहुत वो होता है। क्योंकि उस टाइम पे 1 GB डाटा आता था 200 रुपए का, और वहाँ पे तब 4 GB फ्री मिल रहा था। तो उस टाइम में मैंने कहा चलो भाई फ़ायदा उठाते हैं। जियो की नई नई सिम आई, और मुझे ना उस टाइम पे पैसे कमाने का एक बड़ा शौक था। मैंने कहा यार भाई पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। तो मैंने कहा पैसे कमाने, तो ये तो देखें कि दुनिया के जो टॉप 10 अमीर लोग वो करते क्या है। ऐसा क्या उस टाइम पे नंबर 1 पे हुआ करते थे वॉरेन बफेट। मैंने कहा वॉरेन बफेट नंबर 1 पे है, ये बंदा आखिरकार करता क्या है। तो मुझे पता चला वॉरेन बफेट जो है स्टॉक मार्केट से नंबर 1 बने थे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। तो पहले मुझे लगा, मैंने कहा भाई इनके बाप पे बहुत पैसा होगा, जो कि लोगों को नॉर्मली लगता है कि वही बंदा बहुत बड़ा आदमी बनता है, तो उनको लगता है कि उसके बाप के पास बहुत पैसा होगा। फिर मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी तो पता चला कि वॉरेन बफेट एक ऐसा बंदा था जो लोगों के घर घर जाके दरवाजे खटखटा के कोका कोला बेचा करता था। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद अगर होगा तो घर घर जाके कोका कोला तो नहीं बेचेगा। तो आदमी मतलब बहुत एक ग्राउंड लेवल से उठ के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। इतनी ताकत है शेयर मार्केट में, तो ये करना चाहिए। पर भाई होता क्या है ना, बाहर वाला जो कोई भी आदमी है उसको देख के हम थोड़ा बहुत तो इंस्पायर होते हैं, बट उतना रिलेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। उस टाइम पे ना यूट्यूब पे कहानी चला करती थी राकेश झुनझुनवाला सर की, 5,000 से 5,000 करोड़ का सफर। राकेश झुनझुनवाला सर की वो जो कहानी जब मैंने सुनी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा उससे इंस्पिरेशन मिली, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा यार 5,000 रुपये तो मेरे पास भी हैं। क्या बात है, 5,000 करोड़ मैं भी बनाऊंगा। मतलब 5,000 करोड़ तो नहीं, मुझे लगा कि यार 5,000 करोड़ तो नहीं, मुझे लगा यार 5 करोड़ भी बन जाएं तो हमारा जीवन सेट हो जाएगा। सही बात है। सो भाई आपने राकेश झुनझुनवाला जी को देखा एंड आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया कि यार अब मैं ट्रेडिंग शुरू करूंगा। तो कैसे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और कब किया? तो भाई ट्रेडिंग की स्टार्टिंग मैंने आज से 8 साल पहले की थी। उस टाइम मैंने 4,000 रुपये से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। उस टाइम पे क्या है कि इंट्राडे में ना लेवरेज मिलती थी। बिल्कुल। इंट्राडे में लिमिट मिलती थी बेसिकली 25 गुना, 40 गुना, 50 अलग अलग ब्रोकर, ठीक है। और जो ब्रोकर मैं यूज़ करता था वहाँ पे 25 गुना थी, ठीक है। तो इसीलिए 4,000 रुपये मैंने लेके आया था। मैं 4,000 रुपये का लॉजिक ये था, लोग सोचते हैं भाई 5,000 क्यों नहीं, तो 4,000 इसलिए क्योंकि 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 यानी कि मैं 1 लाख का ट्रेड कर सकता था 4,000 रुपये में, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टॉक जो है आप देखते हो कि डेली 2-4-5% का मूवमेंट कर देते हैं। मैंने कहा यार 2-4-5% नहीं चाहिए भाई, 1% का मूवमेंट पकड़ना है। यानी कि मैंने स्टॉक लिया, 4,000 रुपये मेरे पास है, ट्रेड किया 1 लाख का, 1% का मूवमेंट पकड़ा। तो मैंने क्या किया कि भाई 1,000 रुपये कमा लिए, और 1,000 रुपये कमा लिए तो बहुत हो गया उस टाइम पे। मैंने कहा भाई 1,000 रुपये कमाने हैं बस डेली के। क्या बात है। तो पहले दिन मैं आया ट्रेड करने, और पहले दिन मैंने 500 रुपये कमाई, ठीक है। 500 रुपये कमा के अपना बढ़िया विड्रॉ किए, आइसक्रीम वगैरह खाई, मज़ा आया, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने वापस से ट्रेडिंग की, और वो जो 4,000 रुपये थे 2-4 दिन में उड़ा दिए मैंने। और उसमें से 2,500 रुपये उड़ा दिए मैंने। अच्छा, 4,000 में से 2,500 आपके उड़ गए। ओके। फिर जब आपको ये पहला लॉस लगा तो उस टाइम पे आपकी क्या मतलब था, माइंडसेट कैसा था, या क्या लग रहा था कि ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ सोचा माइंड में ऐसा आया?
नहीं देखो उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि यार 4,000 रुपये तो थे। मुझे लगा यार 4,000 रुपये से कौन सा बिजनेस होता है, ये भी तो बिजनेस है। बिल्कुल। तो फिर क्या है, जो यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, वहाँ से मेरा एक फ़ीस का रिफंड आया था। अच्छा। ठीक है, यूनिवर्सिटी से छोड़ने के बाद की ये कहानी है कि आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वहीं से एक रिफंड आया था, 80-85 हज़ार रुपये थे कुछ। तो कुछ पैसे और जोड़ के मम्मी से मैंने रिक्वेस्ट करके 1 लाख रुपए ले लिए। ठीक है। मैंने कहा चलो ट्रेडिंग करते हैं। और फिर जैसे ही आप पैसे डालते हो अकाउंट में, आपको कॉल आने लगते हैं कि हेलो सर, मैं श्रुति बात कर रही हूँ, आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। ठीक है, तो ऐसे करके फिर कॉल्स जो है वो आने लगे। ठीक है। तो जब कॉल्स आने लगे तो मुझे लगा कि यार पहले तो ये लोग चोर हैं। ठीक है, फिर एक बंदा मिला, वो बोलता है सर मैं तो आपके यहाँ का ही हूँ, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपको ट्रेड कराऊंगा। ऐसे करते करते उसने 30-35 हज़ार रुपये का मेरे को ट्रेड कराए और 35-40 हज़ार रुपये का मेरा प्रॉफिट करा। अच्छा, प्रॉफिट करवा दिया। उसमें से 25 हज़ार रुपये उसने अपनी फ़ीस ले ली। ठीक है। उसके बाद में उसने जो ट्रेड कराए मेरा लॉस करा दिया। लॉस कराने के बाद भाई मेरे पास में बच गए कुछ 60-65 हज़ार रुपये। ओके। ठीक है, मतलब वो 25 हज़ार भी ले गया, कैपिटल में से भी लॉस करा दिया। फिर मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा यार इंट्राडे छोड़ो, इसमें तो करता रहूँगा तो मेरे जो मैंने 1 लाख रुपये बड़ी मुश्किल से लिए हैं वो भी उड़ जाएंगे। ठीक है, वो कहानी हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं जो है स्विंग ट्रेडिंग पे आ गया। मैंने कहा अगर यही करता रहूँगा पैसे उड़ जाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में मुझे पता चल गया कि पैसे बने नहीं बने वो तो पता नहीं है, पर कम से कम मेरे पास जो पैसे हैं वो बचे रह जाएंगे। ग्रेट। सो आपने जैसे कि आपने बताया कि 65,000 रुपये आपके पास रह गए थे, तो 65,000 से आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। तो अभी मेरे को एक बात बताइए कि जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर मार्केट में जब आप आए, तो सिर्फ आपकी मम्मा को ही पता था कि आपके फैमिली में सबको पता लग गया था कि बेटा? स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ मम्मी को ही बताया था, बाकी लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि जो शेयर मार्केट है एक माना जाता है कि भाई एक सट्टा है, एक जुआ है, घर वाले यही समझते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या रिस्पॉन्स था मम्मी के, मतलब अलाउ कर दिए थे? मम्मी ने कहा कि चल तू ट्राई करके देख ले, अगर कुछ होता है तो। ओके। तो आपके पास 65,000 रुपये बचा, तो जो आप जिससे टिप्स ले रहे थे उसके साथ ही आप काम करने लग गए आगे, या कैसे किया आपने फिर आगे? उसके बाद मैंने अपना खुद का जो है काम करना स्टार्ट कर दिया और स्विंग ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। वो तो बेसिकली इंट्राडे की टिप्स देते थे। ठीक है। तो कैसा रहा आगे का जर्नी आपका? आगे की जर्नी कुछ ऐसी रही, मुझे लगा कि यार अगर इस चीज़ को मुझे प्रोफेशनली करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि मैं खुद ही अपना तुक्के मार मार के पैसे कमा लूँगा, क्योंकि प्रोफेशनली कोई भी काम मुझे करना है, ठीक है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कोर्सेज आपने ऑनलाइन किए? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बहुत सारे कोर्सेज मैंने अलग अलग जगह पे जाके सीखा। अच्छा, अलग अलग जगह पे जाके आपने मार्केट में सीखा भी। ग्रेट। तो वहाँ पे उस टाइम कैसा था, मतलब ऑप्शंस वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था क्या? जैसे अभी क्या होता है, अगर कोई मार्केट में ओपन करता है अकाउंट तो उसको स्टॉक्स वगैरह क्या पता ही नहीं होते हैं, बस कॉल और पुट पे सीधा जाता है। तो उस टाइम पे कैसा था, आपका ऑप्शंस क्यों नहीं गया आप? और उस टाइम पे क्या है कि स्टॉक्स का क्रेज ज़्यादा था, क्योंकि क्या है इक्विटी में लिमिट ज़्यादा मिलती थी, मार्जिन ज़्यादा मिलता था, तो लोग स्टॉक्स ज़्यादा करते थे, ऑप्शंस कम करते थे। लेकिन आपको पता था ऑप्शंस क्या होता है? नहीं, उस टाइम पे ऑप्शंस क्या होता है पता ही नहीं था। क्योंकि लोग स्टॉक्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस थे, उसी की बात होती थी, उसमें लिमिट मिलती थी, वही एक रीज़न था। ओके। तो नवजोत भाई, जब आपने स्टार्ट कर दिया स्विंग ट्रेडिंग, एक कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया हो या बहुत बड़े कोई लॉस लग गए हों? कैसा रहा उसमें टर्निंग पॉइंट ये है कि बहुत सारे कोर्सेज मैंने शेयर मार्केट के किए, वहाँ से मैंने कुछ कंसेप्ट सीखे कि भाई पैसा कैसे बनता है। ओके। उस टाइम पे क्या है कि बिटकॉइन एक नई नई चीज़ थी, क्रिप्टो करेंसी। ओके। तो बिटकॉइन जो है जब मैंने पहली बार देखा, वो था कुछ 30-35 हज़ार रुपये का। आज की डेट में बिटकॉइन का रेट क्या चल रहा है भाई? तो 50 लाख रुपए से भी ऊपर है। पहली बार जब मैंने उसको 30-35 हज़ार पे देखा, मुझे लगा यार, मैंने कहा ये कुछ तो चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम पे 1 करोड़ का भी एक कॉइन हो सकता है। मुझे उस टाइम पे गट फीलिंग आई। ओके। आपको एक इंट्यूशन मिल गया था कि ये 1 करोड़ तक का भी जा सकता है। और उस टाइम पे मैंने उसको 35 हज़ार से देखना स्टार्ट किया, और देखते ही देखते मेरे वो 1 लाख रुपये हो गया। कितने दिन में हुआ था ये? ये कुछ ही टाइम में हो गया, मतलब कुछ ही दिनों में हो गया, समझ लो। ओहो, मतलब उस टाइम कुछ ऐसा था कि भाग रहे थे, मतलब क्रिप्टो बहुत भाग रहा था। और फिर मैंने 1 लाख पे सोचा, मैंने कहा यार इसको लेते हैं। अच्छा। और एक एक्सचेंज मैंने देखी, मैंने कहा चलो यहाँ पे लेते हैं। उसमें ना KYC करनी पड़ती थी। ठीक है। और KYC करने के प्रोसेस में कुछ हफ्ता लग गया। अच्छा। और हफ्ते के अंदर वो 2 लाख हो गया। ओ, मतलब 25,000 की चीज 2 लाख हो गई है। मतलब 1 लाख का 2 लाख हो गया। 1 लाख का 2 लाख हो गया, एग्जैक्टली। तो और वहाँ पे जो है 2 लाख के रेट पे मेरी वहाँ पे बाइंग हुई कुछ। आपने 2 लाख पे भी बाइंग कर लिया? मैंने कहा चलो यार देखते हैं, जितना लेना था उतना तो नहीं ले पाया, पर मैंने कहा चलो कुछ तो लेते हैं। क्योंकि माइंड में आपके था, आप बता रहे हो कि 1 करोड़ तक जाएगा, आपको ऐसा लग रहा था। फिर क्या कैसा रहा, कहाँ पे काटा आपने, कितने प्रॉफिट? इनिशियल फिर उसमें बिटकॉइन में जो है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा कुछ इनिशियल 12-15 लाख का जो कैपिटल था वो बेसिकली बिटकॉइन से बन गया वहाँ से। अच्छा, कितने पैसे आपने डाले थे?
उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट मेरी थी, 60-65 हज़ार रुपये डाले थे, फिर कुछ थोड़े बहुत और डाले। वो आपके 15 लाख बन गए। हाँ। टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कितना लगा? टाइम कुछ महीने का ही टाइम लगा था, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा था रेट उसमें। तो फिर क्या रिस्पॉन्स था, मतलब भाई हिल गए होंगे आप तो पूरा यार तो इतना पैसा। उसमें इनिशियली ये लगा कि यार एक मतलब स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट थे जो कि मैंने क्रिप्टो में लगाए, पैसा बन गया। पर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अगर पैसा यहाँ से बन सकता है तो स्टॉक मार्केट से भी बन सकता है। ओके। सो घर पे आपने फिर बताया कि भाई 15 लाख रुपए मैंने कमाए हैं? तो घर पे मैंने इतना नहीं बताया, घर पे बताया मैंने कि हाँ थोड़े बहुत पैसे बनाए हैं मैंने, ऐसा। ओके। फिर दोबारा से आप स्टॉक मार्केट में आ गए? हाँ, फिर से मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। क्रिप्टो की तरफ फिर नहीं गए बिल्कुल भी? क्रिप्टो की तरफ उस टाइम पे बहुत सारी कुछ चीज़ें चल रही थी कि पता नहीं लीगल है इलीगल है, तो फिर मैं वापस से स्टॉक मार्केट में ही आ गया। सारा क्रिप्टो मतलब आपने जो बिटकॉइन लिया वो बेच दिया था। ठीक है। स्टॉक मार्केट में फिर कैसे, स्विंग ट्रेडिंग ही या इंट्राडे फिर? तो उस टाइम पे मैं स्विंग ट्रेडिंग ही बेसिकली किया करता था। मैं था, मेरे मामा जी थे, हम दोनों ही स्विंग ट्रेडिंग करते थे स्टॉक्स में। आपके मामा जी भी ट्रेडिंग में थे, राइट? हाँ, हम दोनों ही ट्रेडिंग करते थे। मामा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। मैं कुछ भी एक आइडिया लाता था, मामा जी बोलते चलो यार चलो करके देखते हैं, तू करके देख, मैं भी साथ में करके देखता हूँ, करते हैं चलो। क्या बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप स्टार्टिंग में आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, वहाँ पे आपने शेयर बाजार के बारे में सुना, फिर उसके बाद वॉरेन बफेट साहब का आपने स्टोरी देखा, राकेश झुनझुनवाला जी का देखा। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हाथ था? क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रेंड में हैं एंड लोग कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं भाई मैंने फॉर्च्यूनर लेना है, मैंने मर्सिडीज लेनी है, एंड उनको लगता है ये चीज़ें आ जाएंगी। इसके ऊपर प्रकाश डालिए आप। भाई देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वर्क करता है। मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया है। बहुत सारे ऐसे जो है इंसिडेंट मेरे साथ में हुए, जो चीज़ें मेरे साथ हुई उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैंने यार बहुत पहले ही सोचा था कि ये ऐसा होगा और ऐसा हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं करोगे, आप वेले बैठे रहोगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये बेसिकली कोई तुक्का नहीं है, कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है, ये एक साइंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है, इसके पीछे की साइंस समझाता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि आप कोई चीज़ सोचना स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो कि यार मुझे ये करना है, आपने दिमाग में एक पूरा क्लियर थॉट बनाया और आपके जो एक्शंस हैं उसके प्रति अलाइंड हो जाते हैं। मान लो आपने सोचा कि मुझे कोई XYZ काम करना है, तो आपके जो सारे एक्शंस हैं उसी के अराउंड होंगे। आप सोचोगे यार कैसे होगा कैसे होगा, आप सभी एक्शंस जो है उससे रिलेटेड लेने स्टार्ट करोगे और वो जो चीज़ है वो अचीव हो जाएगी। तो वो एक जादू नहीं है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, पर आपने सोचा और आपके एक्शंस उस चीज़ से रिलेटेड अलाइंड है, इस वजह से वो चीज़ अचीव हुई है बेसिकली। क्या बात। तो मतलब यहाँ पे एक्शन पार्ट बहुत ज़रूरी है एंड सेकंड इज़ द पेशेंस। मतलब लोगों को क्या लगता है कि यार मैंने तो कल रात को सोचा था, आज हुआ क्यों नहीं ये चीज़। एक पेशेंस, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आपका PNL वगैरह हमने देखा कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए के अराउंड आपने प्रॉफिट भी बनाया है। तो चलते हैं, लोगों को बहुत इंतज़ार है कि भाई बताओ कैसे बनाया, एंड ये जो प्रॉफिट है आपका बेसिकली कितने टाइम का प्रॉफिट है ये भाई पिछले 1 साल का प्रॉफिट है। पिछले 1 साल का आपका ये 1 करोड़ 35 लाख का प्रॉफिट है। और ये टोटल क्या ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह भी इसमें है या टोटल आपका? भाई ये इक्विटी का प्रॉफिट है पूरा। टोटल इक्विटी का प्रॉफिट है। इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे आप? इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग। ठीक है। तो नवजोत भाई एक ना परसेप्शन फिक्स हुआ पड़ा है कि जो बड़ा पैसा बनेगा या बड़े प्रॉफिट जो होंगे वो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही हो सकते हैं, इक्विटी में ना पैसे वगैरह बनते नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। ठीक है। मार्केट के कुछ ऐसे बड़े 3-4 लोगों के नाम बताओ जो आपके माइंड में आ रहे हो अभी। 2 तो वॉरेन बफेट साहब और राकेश झुनझुनवाला आपने ही बताया। कोई और कुछ नाम आ रहे हो? विजय केडिया जी हो गए या राधा कृष्ण दमानी हो गए, है ना, और भी रामदेव अग्रवाल जी हो गए, ये लोग हैं सारे। अच्छा, तो ये लोग क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? इन्वेस्टिंग किया इन लोगों ने, बड़ा पैसा बड़े टाइम में बनाया। अच्छा, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आ रहा है जिसने कोई 5-10 हज़ार करोड़ कमा लियो ऑप्शन ट्रेडिंग करके? नहीं। तो अगर इन लोगों ने इक्विटी से पैसा बनाया है तो हम क्यों नहीं बना सकते भाई? तो ऐसा कह सकते हो आप कि इन लोगों के पास बड़े पैसे थे, या कह सकते हैं हम कि इनको एक पूंजी मिल गई, या फिर अभी जो मार्केट में आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके पास 10-20 हज़ार है। कोई रोड मैप बताओ कि क्या इक्विटीज़ में 10-20 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। अभी देखो राकेश झुनझुनवाला सर जो है मार्केट में 5,000 रुपये लेके आए। बोलते हैं मैंने अपने पापा से पैसा नहीं लिया शेयर मार्केट करने के लिए, 5,000 रुपये लेके मार्केट में आया था। 5,000 रुपये से स्टार्ट करके आज की डेट में उनका जो पब्लिक पोर्टफोलियो आप जाके देखो, 50,000 करोड़ का पब्लिक पोर्टफोलियो है। 50,000 करोड़ राकेश झुनझुनवाला सर का पर्सनल, उनकी वाइफ का है रेखा झुनझुनवाला मैम का 50,000 करोड़, दोनों का कंबाइन कर 1 लो लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ होता है।
और ये 1 लाख करोड़ का उनका पब्लिक पोर्टफोलियो है। जो हमें दिख रहा है। पब्लिक पोर्टफोलियो मतलब जिन कंपनीज में उनकी होल्डिंग 1% के ऊपर है, ओके। उससे ज़्यादा भी होगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मान लो रिलायंस आज के डेट में 20 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है। बिल्कुल। पब्लिक होल्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी में कोई इंसान 1% से ज़्यादा होल्डिंग लेता है तब वो पब्लिकली डिस्प्ले होता है, ठीक है। यानी कि रिलायंस में अगर किसी की होल्डिंग 20,000 करोड़ के पार जाएगी तब वो पब्लिकली दिखेगा। पब्लिकली तब दिखेगा। मान लो किसी की रिलायंस में 10,000 करोड़ की होल्डिंग है तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही किसी नहीं को। चले। तो ऐसे पता नहीं कितने स्टॉक्स होंगे उनके और भी जो पोर्टफोलियोज बने होंगे। अभी जो कुछ लोग एस्टिमेट करते हैं कि उनका जो एक्चुअल पोर्टफोलियो है वो 2 लाख 3 लाख, कुछ लोग तो 5 लाख करोड़ तक का एस्टिमेशन करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो है। तो 5,000 रुपये से स्टार्ट करके 5 लाख करोड़ सही तो बात आप है। खुद देख सकते हो कि ये कहाँ से बना। एग्जैक्टली। तो आपने जितना टाइम लगाया मार्केट में या जितने टाइम आपने मेहनत की, कुछ ऐसा बताइए कि मान लीजिए अगर एक आम आदमी 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आता है और उसको लगता है कि भाई मैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग करके करोड़ों कमाने वाला हूँ, स्टॉक्स में अगर मैं ट्रेड करूंगा तो कुछ पैसे बनने वाले हैं नहीं, या बनेंगे या नहीं बनेंगे, ऊपर नीचे रहेगा, तो क्या स्टॉक्स को ट्रेड करके या इन्वेस्टिंग करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? भाई बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला इन्वेस्टिंग, दूसरा ट्रेडिंग। दोनों की अलग अलग पावर जो है वो मैं आपको बताता हूँ इक्विटी में। ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। 1980 में अगर किसी ने विप्रो के शेयर में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होती, गैस कर सकते हो? 10,000 रुपये 2 करोड़ के अराउंड। थोड़ा और ज़्यादा। 50 करोड़। थोड़ा और ज़्यादा। यार 100 करोड़ हो गए होंगे, और कितने ले जाओगे? थोड़ा और ज़्यादा। 500 करोड़। 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा। 1,500 करोड़ अगर 10,000 रुपए डाले होते 1980 मतलब विप्रो के शेयर में अगर 1980 में 10,000 रुपये डाले होते तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा होती। ये तो पावर होगी इन्वेस्टमेंट की। अभी बात करते हैं अगर ट्रेडिंग की, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो क्या होता है ना, यहाँ पे आपको ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा। ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? रामदेव अग्रवाल सर का ना एक फॉर्मूला है। ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप 25% से कंपाउंडिंग करते हो ना, उसकी पावर सुन के आप हिल जाओगे। 25% से कंपाउंडिंग करने की पावर पता है क्या है? रामदेव अग्रवाल सर कहते हैं कि अगर आप 25% से कंपाउंड करते हो तो 10 साल में 1 का 10 होता है। मतलब 10 साल में पैसे 10 गुना होते हैं अगर आप 25% की CAGR से ग्रो करते हो। ठीक है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके। ठीक है। तो यानी कि अगर 1 लाख रुपए को हमने 25% से ग्रो किया तो 10 साल में 10 लाख हो जाता है। ओके। 10 लाख हो गया। अगले 10 साल में वो 10 लाख का 1 करोड़ हो गया। फिर अगले 10 साल में वो क्या हो गया? 1 करोड़ का 10 करोड़। तो यानी कि 1 लाख रुपया 25% की CAGR से 30 साल में 10 करोड़ रुपए बन गया। 30 साल में। और वो 1 लाख रुपए हमने डाले थे, बस ऐसा नहीं है SIP वगैरह कुछ कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए वन टाइम, पर 25% की कंपाउंडिंग पे लगातार उसको ग्रो किया 30 साल तक। क्या बात है। तो मतलब आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए अगर कोई रिटेलर लेकर आता है तो यहाँ पे पॉसिबल है, चाहे वो इन्वेस्टिंग करके करे चाहे वो ट्रेडिंग करके करे। सो नवजोत भाई, ये तो थोड़ा सा लंबा चला गया, मतलब 30 साल स्टॉक्स में ट्रेड करके क्या जल्दी पैसे बन सकते हैं जैसे ऑप्शंस वगैरह में बनते हैं? चलो एक काम करते हैं, जल्दी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको CAGR बढ़ानी पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला है ना 25% वाला, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 25% की CAGR से ग्रो करते हैं तो 10 साल में 1 का 10 होता है। 35% में ग्रो करते हैं तो 1 का 20 होता है। 45% से ग्रो करते हैं तो 1 का 40 होता है 10 साल में। और अगर 60% की CAGR से ग्रो करते हैं तो 1 का 100 होता है। यानी कि अगर 60% की CAGR से ग्रो किया जाए 10 साल तक तो पैसा 100 गुना होता है। पर अगर वहीं पे 75% की CAGR से ग्रो करें तो पैसा 500 गुना होता है। और अगर 100% की CAGR से ग्रो करें तो पैसा 1000 गुना होता है। यानी कि अगर कोई 100% की CAGR पे ग्रो कर पाता है तो 1 लाख रुपए के 100% की CAGR पे 10 साल में 10 करोड़ रुपए होते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शन में लोग बात करते हैं कि हम 0-0 खेलेंगे, एक दिन में डबल कर लेंगे। हाँ। तो भाई एक दिन में आप अगर डबल करने की सोच रहे हो तो मैं तो यहाँ पे साल में डबल की बात कर रहा हूँ ना। कर रहे हैं, सही बात है। तो देखा भाई आपने इक्विटी की पावर, अगर 100% की CAGR से ग्रो किया जाए तो 1 लाख रुपए के भी 10 करोड़ बनते हैं 10 साल में 100% की CAGR। तो नवजोत भैया बता रहे हो 100% की CAGR, क्या 1 साल में 100% की CAGR आ सकती, पैसा डबल हो सकता है? भाई अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ,
ऑप्शन ट्रेडिंग आप भी करते हो और भी बहुत लोग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखिए एक्सपेक्टेशन देखें तो एक दिन में पैसा 3 गुना भी करना चाहते हैं लोग। जीरो हीरो या आप कह सकते हैं हम जो ऑप्शन सस्ते ऑप्शंस ले रहे हैं, या लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डेली की 5% की रिटर्न, महीने की 50% की रिटर्न। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? साल की 100%। तो नवजोत भाई साल का 100% पॉसिबल है कि ये हवा की बातें हैं, ऐसे साल में 100% बन जाएगा? भाई यहाँ पे आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, ठीक है, मेरी बात के ऊपर भरोसा मत करो, गूगल पे जाके आप चेक करो। जिम साइमंस करके एक बंदा है, मैथमेटिशियन है, हेज फंड मैनेजर है। ओके। जिम साइमंस ने 62% की CAGR निकाली है। ओके। कितनी CAGR? 62%। वो भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, लगातार 30 साल तक, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर के फंड के ऊपर। ओके। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 100% की CAGR आ जाएगी, पर अगर 100% के लिए कोई बंदा एम करे तो 20, 30, 50 कहीं तो पहुंचेगा। बिल्कुल। अगर हम एम ही कर रहे हैं 15-20% के लिए, अगर 20% के लिए एम कर रहे हैं तो 15 पे ही पहुंचेंगे ना भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो नवजोत भाई अभी जो मार्केट में ट्रेंड है, या जो लोग बेसिकली नए आप ट्रेडर कह दो या इन्वेस्टर जो पैसा कमाने मार्केट में आ रहे हैं, वो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। कॉल पुट, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में या स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो डायरेक्टली कॉल पुट में जाते हैं। जबकि सेबी, आप जैसे ऐप अगर हम ओपन करते हैं तो सेबी वहाँ पे साफ लिख के दे रहा है, या ब्रोकर्स वहाँ पे साफ लिख के दे रहे हैं कि भैया 100 में से 89% लोग लॉस कर रहे हैं और बाकी के 11% ही सिर्फ पैसा बना पा रहे हैं। ये चीज़ें जानते हुए भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। उनका माइंडसेट क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो भाई, बेसिकली क्विक पैसे के चक्कर में लोग आ रहे हैं कि यार मैं लाख रुपए लगाऊंगा और मैं इससे 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए कमा लूँगा। ये सोच के लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि यार बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा और क्विक पैसा बन जाएगा, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आ रहे हैं लोग। मतलब ऐसा है कि होप है, क्योंकि उनको तो बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम लोग लूज़ कर रहे हैं मनी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको होप है फिर कि भाई क्या पता मेरा लक चल जाए। तो नवजोत भाई आपने जो 1 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट बनाया है, क्या वो असली है या वैसे ही है? तो भाई ये जो है 100% रियल है। आप जो है इसको खुद वेरीफाई कर सकते हो। मेरा वेरीफाइड PNL का जो लिंक है आप मेरे यूट्यूब चैनल में देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, हर जगह पे मैंने डाल रखा है। Okay. और आपका जो पॉडकास्ट रहेगा उसके भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना, हमारी जो ऑडियंस है जाके देख सकती है। और ये भी जो है डे बाई डे चेंज होता रहता है। ये जो PNL है बेसिकली लास्ट 360 डेज़ का है, और इसमें क्या है, मैक्सिमम 360 डेज का ऑप्शन आता है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। 360 डेज ये लास्ट वाले हैं, मतलब पिछले 360 डेज, इसमें से हर दिन जो है एक दिन पिछला कम होता रहता है, अगला एक दिन ऐड होता रहता है। तो ये फिर एक्सपायर नहीं होता, ये चलता रहेगा मतलब? हाँ, मतलब ट्रेलिंग 360 डेज है, एक नया दिन ऐड होता रहेगा, एक पिछला दिन हटता रहेगा। तो जैसे थोड़े दिन पहले 1:36 था, अब ये 1:30 चल रहा है, थोड़े दिनों बाद ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी जिस तरह से यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे चीज़ें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं अपने क्लोन ऐप्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, नकली PNL आप कह सकते हो, तो इनको ऑडियंस कैसे पहचाने कौन सा असली है कौन सा नकली? तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिखा रहा है, जैसे आपने बात की कि मान लो 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट एक दिन में, अगर कोई भी आपको दिखा रहा है, सबसे पहले आप पूछ सकते हो कि आपका वेरीफाइड PNL कहाँ पे है। ठीक है। अगर किसी ने क्लेम किया कि भाई मैं इतने पैसे कमाता हूँ, उसको बोलोगे आप PNL शेयर करो, आप अपना ठीक है, वेरीफाइड PNL शेयर करो। ठीक है, तो वेरीफाइड PNL से आपको पता चल जाएगा कि भाई वो रियल है कि नहीं है। मतलब स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स पे इस पे बिलीव ना। तो भाई किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिट की जा सकती है। और इवन बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हैं उनके क्लोन ऐप 2000, 5000, 10,000 रुपए में मिल रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी इंसान जितना चाहे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ उतना प्रॉफिट दिखा सकता है। अच्छा, ये चीज़ें भी चल रही हैं मार्केट में? ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। क्लोन ऐप मिल जाते हैं बड़े आराम से। ओके, तो फिर पता कैसे किया जाए नवजोत भाई कि कौन सा PNL असली है कौन सा नकली है? तो भाई PNL को वेरीफाई करने का तरीका ये है कि कुछ ब्रोकर्स ने एक फीचर निकाला है वेरीफाइड PNL के नाम से। ओके। जैसे मेरा भी वेरीफाइड PNL जो है आप देख सकते हो। ठीक है। आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना, हमारे व्यूअर्स जाके जो है उस लिंक पे खुद चेक कर सकते हैं। मैं भी अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड का अपना लिंक डालता हूँ, जिसमें हमारे व्यूअर्स खुद जाके चेक कर सकते हैं। उस लिंक के ऊपर जाके कुछ ब्रोकर्स ये फीचर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ब्रोकर ये खुद वेरीफाई कर रहा है कि जो PNL है वो रियल है या फिर ये फेक है। ओके। ठीक है, और अगर जो आप बिलीव करते हो वो आपको PNL के ऊपर बिलीव करना है, ना कि एक दिन में इतना बना लिया। ठीक है। ठीक है, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक दिन में लाखों में पैसा बनाया होगा, बट ओवरऑल लॉस में है।
मान लो एक दिन में किसी ने लाख 2 लाख 5 लाख रुपया बना लिया, बट ओवरऑल जो है वो आदमी लॉस में है, तो क्या वो चीज़ सिग्निफिकेंस रखती है कि एक दिन में कितना बनाया? तो अगर किसी का वेरीफाइड पीएनएल हम ले रहे हैं या मांग रहे हैं या कोई शो कर रहा है, तो पिछले कितने दिनों का होना चाहिए मिनिमम? मतलब एटलीस्ट 1 साल का तो भाई होना चाहिए। 1 साल का मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन अगर कोई प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो तुक्के से भी बन सकता है। 2-4 दिन तो हमारे जो व्यूअर्स हैं महीने 2 महीने भी बना लेते हैं, वो कोई भी बड़ी बना बात लेते नहीं हैं, है। exactly। बहुत सारे लोग हैं जो महीने 2 महीने लगातार बना लेते हैं, तीसरे महीने लॉस कर देते हैं। तो मिनिमम 1 साल तो अगर आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट वो आदमी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। बिल्कुल। तो नवजोत भाई, यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग्स वगैरह बहुत सारे लोग अभी आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में हम देखते हैं हमारे एप्लीकेशन में जैसे ही हम ओपन करते हैं वहाँ पे लिखा आ जाता है कि 90% लोग यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, 10% पैसा बना रहे हैं सिर्फ। तो एक्चुअल में जब लोगों को पता है भाई यहाँ पे पैसा मुझे लूज़ करना है, तो वो क्यों ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, वो बाइंग हो भी? देखो, लोगों को लगता है कि यार 90% जो है, या टेक्निकली अगर बात की जाए तो 89% का नंबर में आता है कि 89% लोग लॉस कर रहे हैं, 11% लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि यार हम इस 11% में क्यों नहीं आ सकते, हम मेहनत करेंगे, ये सीखेंगे वो सीखेंगे, और हम अल्टीमेटली वो 11% के नंबर में आ जाएंगे। इसीलिए लोग बेसिकली यहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपका दिल नहीं करता ऑप्शन ट्रेडिंग करें? भाई मैंने बीच में किया भी था ऑप्शन ट्रेडिंग, थोड़ा बहुत मैं करता भी हूँ, बट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं फोकस नहीं करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है। सो भाई, अगर आपके वेरीफाइड पीएनएल के लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो स्टॉक्स में हमें अप्रॉक्स 1,40,00,000 के अराउंड का प्रॉफिट दिखता है, लेकिन अगर उसके नीचे हम देखते हैं ऑप्शंस में 13 लाख का लॉस दिखता है। इसका क्या कहानी है लॉस का? तो बेसिकली भाई, पहले मैं थोड़ा बहुत एक्टिवली कर रहा था काम ऑप्शंस में, अभी काफ़ी टाइम से मैं इनएक्टिव हूँ ऑप्शंस में। ठीक है। ऑप्शंस को आज की डेट में मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ हेजिंग के लिए। ओके। यानी कि चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, उसमें क्या रहता है कि मेरे पास हमेशा एक पोर्टफोलियो रहता है, चाहे स्विंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। उसमें आपको भी पता है कि हम बाय करके काम कर रहे हैं, एक लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। जब हम बाय करके काम कर रहे हैं, अगर मार्केट गिरता है तो उसमें मुझे नुकसान आएगा। तो अगर एक बड़ा पोर्टफोलियो है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने पुट ऑप्शंस में लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगर मार्केट गिरे तो मुझे उसके सामने प्रोटेक्शन मिले। तो उसमें अगर मार्केट बढ़ेगा तो जो स्टॉक्स मैंने लिए हैं उनमें प्रॉफिट आएगा, और अगर मार्केट गिरेगा तो जो ऑप्शंस मैंने लिए उसमें प्रॉफिट आएगा। और अगर मार्केट बढ़ेगा तो स्टॉक्स में प्रॉफिट आएगा बट ऑप्शंस में लॉस आएगा। तो आज की डेट में हेजिंग के लिए ऑप्शंस को मैं यूज कर रहा हूँ, जिस चीज के लिए बेसिकली ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, उनको बनाया गया था। एग्जैक्टली। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 13 लाख का लॉस है, ये जस्ट सिर्फ आपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए किया है, दैट्स व्हाई ये इंटेंशनली लिया गया लॉस है। हाँ, उसको हेज करने के लिए बेसिकली लिया हुआ है। एग्जैक्टली। तो भाई, यहाँ पे अगर कोई शेयर बाजार में आना चाहता है या आने वाला होता है, उसको सुनने को मिलती है कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट सट्टा है। क्या वो सही कहते हैं? भाई, जो लोग कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट सट्टा, वो बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको किसी ने कहा है कि स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, ये जुआ है, ये सट्टा है, यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। शेयर मार्केट के बारे में क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने किसी ना किसी को देखा है यहाँ पे डूबते हुए, बर्बाद होते हुए, वो तभी कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। ओके। तो फिर कैसे इनका परसेप्शन कैसे चेंज होगा? या फिर जो नया आ रहा है बंदा, बेसिकली नया बंदा कोई आ रहा है शेयर बाजार में, उसने सुना ये जुआ है, तो वो अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकता है? देखो, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट की बेसिक एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी जो कंपनी आज के डेट में मार्केट में, वो है रिलायंस। रिलायंस का शेयर कुछ 3,000 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना है। हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, मान लो 3,000 रुपए का रिलायंस का शेयर है। मान लो मैंने आज एक शेयर खरीद लिया, एक शेयर खरीद के मैं रिलायंस का शेयर होल्डर बन जाता हूँ। शेयर होल्डर बनने का मतलब ये है कि मैंने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया, यानी कि उस कंपनी का मैं मालिक बन गया। 3,000 रुपए देके मुकेश अंबानी जी का या अंबानी परिवार का मैं एक बिजनेस पार्टनर बन गया। उनका पूरा परिवार, उनकी लाखों लोगों की टीम मेरे लिए काम कर रही है। अगर वो ग्रो करेंगे तो उनके साथ मैं भी ग्रो करूंगा। हालांकि मेरा हिस्सा छोटा सा ही है, पर वो उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करेगा जिस प्रोपोर्शन में वो लोग ग्रो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगले 50 साल 100 साल तक अंबानी, टाटा, अडानी, टाटा, बिरला, ये लोग जो हैं ये ग्रो नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो शेयर मार्केट वो चीज़ है जिससे कि आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन लोगों की जो बिजनेस है ना, उसमें हिस्सेदारी डाल सकते हो, उसमें एक शेयर होल्डर बन सकते हो। तो मतलब लोगों को अपने परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अच्छी कंपनियों के साथ जा रहे हो
तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। लोग जो है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ग्रो करते आ रहे हैं, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करके उनके एक बिजनेस पार्टनर बनके उनके साथ में ग्रो कर सकते हो, इस परसेप्शन से मार्केट में आते ही नहीं है। लोग क्या सोच के आते हैं कि मैं 1 लाख रुपया लगाऊंगा, इसका 1 करोड़ रुपया बना लूंगा। तो एक सट्टे की मानसिकता से आते हैं। ये शेयर मार्केट सट्टा नहीं है, बल्कि लोग इसको सट्टा बना देते हैं अपनी मानसिकता की वजह से। तो उनकी मानसिकता सट्टे वाली है, ना कि शेयर मार्केट सट्टा है। तो यानी कि अगर आपको शेयर मार्केट में आना है ना, तो आप इसको एक इस तरीके से सोच के आओ कि ये एक बिजनेस है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग बिजनेस कर रही हैं। आपको कौन सा बिजनेस पसंद है, उस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करो, उसमें एक शेयर होल्डर बनो और उस बिजनेस के साथ आप आगे चल के ग्रो करोगे। अगर आप ये सोच के आते हो तो शेयर मार्केट जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है। अगर आप सट्टे की मानसिकता से आते हो कि मैं 1 लाख लेके आ रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ बनाना है, और उसके चक्कर में वो 1 लाख 10 लाख रुपया डुबा के जाते हो, तब ये जुआ है, तब ये सट्टा है। ओके तो नवजोत भाई, कोई नया बंदा मार्केट में एकदम से आता है और आते ही उसको रहता है कि भाई मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ऑप्शन ट्रेडिंग से मुझे बड़ा पैसा बनाना है, उसको आप क्या एडवाइस करोगे? देखो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपको ड्राइविंग नहीं आती और आपको ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, और आपके घर में ना 2 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, पहली गाड़ी आपके पास में मान लो मारुति 800 ठीक या है, स्विफ्ट है, ठीक है, ठीक है, एक आपके पास में मर्सिडीज। तो आप ड्राइविंग क्या स्विफ्ट से सीखोगे या फिर मर्सिडीज से सीखोगे? स्विफ्ट से सीखेंगे। डर है कहीं लग ना जाए, ठुक ना जाए, महंगी चलो गाड़ी। लग गई, ठुक गई, मान लो सेकंड हैंड स्विफ्ट है आपकी, 2-3 लाख की उसकी मार्केट में रीसेल है। आप कहोगे यार दादा से ज़्यादा नुकसान कितने का होगा, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर मान लो मर्सिडीज है, थोड़ी सी भी ठुक गई, नुकसान हो गया, कितने का नुकसान होगा? बड़ा नुकसान होगा, लाखों में होगा। लाखों में होगा, हाँ। तो आप उससे स्टार्ट नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे स्विफ्ट से। उसको चलानी सीख लोगे 4-6 महीने बढ़िया सीख के, जब आप पूरा उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, फिर उसके बाद में आप मर्सिडीज के ऊपर आओगे। बिल्कुल। पर यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये मर्सिडीज भी नहीं है, ये फार्मूला 1 कार है जो रेस में भगाते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको ड्राइविंग नहीं आती और सीधा फार्मूला 1 की ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। हमें तो भाई साहब फार्मूला 1 चलानी है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होना है, खत्म हो जाना है। तो वही होता है। तो यानी कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, पहले आप आओ, इक्विटी क्या है उसको समझो, इक्विटी कैसे काम करती है। जो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं, इक्विटी के डेरिवेटिव्स हैं, इक्विटी से निकाले गए। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मान लो एक संतरा है, ठीक है, वो संतरा क्या है, अंडरलाइंग है। संतरा अगर मान लो कोई व्यक्ति नहीं खा सकता, बीमार है, हम संतरे का जूस निकाल के उसको देते हैं, तो जूस क्या है, उसका डेरिवेटिव है, पर वो आया कहाँ से? संतरे से। तो पहले आपको उसको संतरे को समझना जरूरी है, जूस पे सीधा मत जाओ। आप सीधा जो है अपना ये फार्मूला 1 कार पे मत जाओ, पहले आप जाओ उसकी थ्योरी समझो कि एक चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। पहले इक्विटी को समझो क्या है, कैसे काम करती है, उसके बाद में आप ऑप्शंस पे जाओ। ग्रेट। तो किसी के पास अगर भाई 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए को एक रिस्क मैनेजमेंट और एक पूरा का पूरा प्रॉपर आप रोड मैप बना के दे सकते हो इस पॉडकास्ट में कि वो स्टार्टिंग कर दे अपने ट्रेडिंग को? भाई 1 लाख रुपए से अगर किसी को स्टार्टिंग करनी है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। जैसे हमने बात की कि आपको मार्केट में आना है इस माइंडसेट के साथ में कि जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिरला हो गए, इन लोगों के साथ में मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है। तो इन लोगों की कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर में काम कर रही हैं, स्टडी करो। आपको कौन कौन से आगे सेक्टर लगते हैं इमर्जिंग, मान लो एआई हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, उन सेक्टर्स की कंपनियां आप आइडेंटिफाई करो। उनके 2-2, 4-4 शेयर लेके आप एक्सपेरिमेंट के लिए 20-25 कंपनियों में बांट के अपना 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। फिर देखो आपका कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या मार्केट में न्यूज़ आ रही है, किससे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उसमें चीज़ें हो रही हैं। वो सब चीज़ें अगर आप समझोगे तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आप सीखना स्टार्ट करोगे। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है मार्केट को सीखने का। ग्रेट। सो कुछ फंडामेंटल के रूल्स की, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टिंग करनी है, फंडामेंटल की कोई ज़रूरी चीज़ें जो किसी कंपनी को लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले देख लेना चाहिए एक बार? भाई फंडामेंटल में वैसे तो 50 चीज़ें होती हैं, बट हमारे व्यूअर्स को कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो कंपनी आप देख रहे हो, एटलीस्ट ये देखो कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि पिछले 10 सालों में वो कंपनी जो है एक बार भी उसने लॉस ना किया, वो प्रॉफिट में हो। फिर उसका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग हो, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा हो, लगातार सेल्स बढ़ रहा हो, एक ग्रोइंग कंपनी हो। ऐसा नहीं है कि आप जो एक डिक्लाइनिंग कंपनी में जा रहे हो, जो एकदम मतलब नीचे की तरफ जा रही है। जिस कंपनी के नंबर्स जो हैं प्रॉफिट सेल्स के सब नीचे जा रहे हैं, वो आपको भी नीचे लेके जाएगी, उसका शेयर प्राइस भी नीचे जाएगा और आपको उसमें नुकसान होगा। एक ऐसी कंपनी जिसका सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, वहाँ पे आपको फायदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो कंपनी संभावना है कि आगे भी अच्छे तरीके से ग्रो करती रहेगी। ग्रेट।
सो मतलब ये अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिट करती जा रही है, हम उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि कभी भी एक कंपनी में नहीं जाना है, मल्टीपल कंपनीज में आप जाओ। मतलब एक पोर्टफोलियो बना के आपको काम करना है। मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, लोग गलती क्या करते हैं, एक ही शेयर में उसको लगा देते हैं। उसकी जगह 20-25 अलग अलग शेयर में बांट के लगाओ। लोग कहेंगे यार शेयर बढ़ भी गया, हमें क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक शेयर बढ़ेगा हमें फ़ायदा होगा, पर यार ये समझो ना, अगर आपने 1 लाख रुपया 20-25 अलग अलग शेयर में लगाया, स्टार्टिंग में आप ये मत सोचो कि 1 लाख रुपया लगा के आप कोई कोठी डाल लोगे। आप सीखने के हिसाब से आओ। अगर आप सिर्फ एक शेयर में लगा रहे हो तो आप सिर्फ उस एक शेयर के बारे में जान रहे हो। अगर वही पैसा आपने 20-25 अलग अलग कंपनी में बांट के लगाया, तो जो 20-25 कंपनियां हैं अलग अलग, वो क्या करती हैं, उनका बिजनेस मॉडल, वो कंपनियों के कैसे क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उनकी कौन कॉल है, क्या उनका फ्यूचर विजन है, क्या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उन सब चीज़ों को देखो तो 20-25 अलग अलग कंपनी के बारे में आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करो इनिशियली सीखने के हिसाब से। तो मार्केट में स्टार्टिंग में सीखने के हिसाब से आओ, ना कि एकदम से सोचो कि मैं बहुत मोटा कुछ पैसा छाप लूँगा यहाँ पे। ग्रेट। सो अभी जिस तरह से सीजन चल रहा है आईपीओस का, भी कुछ दिन पहले ही बजाज का कोई आईपीओ आया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ एंड उसने पैसे डबल भी कर दिए। तो ये क्या लगता है, आईपीओ वगैरह जो चल रही हैं, इसमें लगातार या हर आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? देखो, जो अच्छे आईपीओ हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, मिलने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी आप अपनी जो किस्मत है उसको चाहो तो आजमा सकते हो। अच्छी कंपनीज के आईपीओ कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? सेम फॉर्मूला जो आपने पहले बताया? देखो, आपको अगेन फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये जो चीज़ है पता कर सकते हो। क्या बात है। सो भाई, अभी अगर हम देखें कि आपने 1 साल में 1,30,00,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया है, अब आने वाले टाइम में आपका क्या टारगेट है या क्या प्लानिंग कर रखा है आपने? भाई 1,30,00,000 रुपया 1 साल में बना है। टारगेट ये है कि आगे भी ग्रो करते जाना है। आगे का मेरा टारगेट ये है कि अभी 1 करोड़ जो है वो 1 साल में बना है। आगे का टारगेट ये है कि 1 करोड़ क्वार्टर में बनना चाहिए। हर क्वार्टर 1 करोड़ बनना चाहिए। अगला टारगेट ये है कि हर महीने 1 करोड़ बनना चाहिए। उससे अगला टारगेट ये है कि 1 करोड़ रुपया वीक में बनना चाहिए। उससे अगला टारगेट ये है कि 1 करोड़ रुपया दिन में बनना चाहिए। लगातार ग्रो करते जाना है। क्या बात। अपनी नॉलेज को ग्रो करते जाना है, उसके साथ में पैसे को ग्रो करते जाना है। सो आप बोल रहे हो कि एक दिन में 1 करोड़ का प्रॉफिट, ये यार हो भी सकता है या वैसे ही बोल दिया आपने? देखो भाई, ऐसा है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरा स्टार्टिंग का बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था कि यार 2030 तक ना टोटल अगर मैं 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लूँ 2030 तक, तो भाई मज़ा आ जाए। आज हम बैठे हैं 2024 में और आज की डेट में 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट बन गया है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। 2030 की बात कर रहा हूँ मैं, तब सोचा था कि 2030 तक टोटल 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाए और अभी 1 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ें जैसा हम लोग सोचते हैं उससे भी बेटर हो सकती हैं अगर हम मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। तो अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो भी हो सकता है। उसमें टाइम लगेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है। तो ये जो आपने अभी बोला है, इन चीज़ों की प्लानिंग्स हैं आपके पास? कुछ ब्लूप्रिंट बना रखा है? भाई देखो, मैं बिलीव करता हूँ कि गोल्स हमेशा ना बड़े सेट करने चाहिए। ठीक है। अभी मान लो 1 करोड़ रुपया बना है 1 साल में, मैं सोचूं कि यार 1 साल में 1.5 करोड़ बनाएंगे, 2 करोड़ बनाएंगे, वो मुझे पता इजीली हो जाएगा। टारगेट बड़े सेट करो। अभी डेली हमने 1 करोड़ की बात की, बहुत सारे लोग इस पर हंसेंगे, मीम्स बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे माइंड में टारगेट ये है कि मुझे अपने आप को चैलेंज करना है। जो चीज़ मुझे सामने दिख रही है कि हो जाएगी, उसका क्या टारगेट रखना है। तो भाई, आपने तो 1 करोड़ रुपए बना लिया है, बट एक आम इंसान के लिए ना 1 करोड़ रुपए एक ड्रीम, एक सपना होता है। तो क्या एक आम आदमी 1 करोड़ रुपए कमा सकता है? भाई सबसे पहले जो आपको फोकस करना है ना, वो 1 करोड़ रुपए कमाने के ऊपर नहीं करना। आपको वो आदमी बनने के ऊपर फोकस करना है जो 1 करोड़ रुपए कमाता है। आपको सबसे पहले नॉलेज के लेवल पे वो आदमी बनना पड़ेगा, नॉलेज के लेवल पे जो 1 करोड़ रुपया कमाता है। आपको अपनी नॉलेज को उस लेवल तक अपग्रेड करना पड़ेगा कि आप 1 करोड़ कमाने के कैपेबल हो सको। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जब आप सीखोगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करोगे, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और सीधा जो टारगेट है, सबसे पहले 1 करोड़ का टारगेट सेट मत करो। टारगेट सेट करो मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। अगला टारगेट सेट करो मुझे 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, 20 लाख कमाने हैं, फिर 1 करोड़ कमाने हैं। धीरे धीरे अपने टारगेट को बड़ा जो है वो करते जाओ। तो भाई, आपको क्या लगता है शेयर बाजार में लक का कितना रोल है, या आप अपने आप को लकी मानते हो जो आपने पैसे बना लिए?
भाई देखो, लक का जो रोल है वो डेफिनेटली रहता है, बट इतना बड़ा नहीं रहता कि सिर्फ लक के दम पे आप पैसा बना लोगे। ओके। लक के दम पे आप एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, जिंदगी भर आप लक के दम पे पैसा नहीं बना सकते। लक ये कर सकता है कि मान लो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्या किया कि भाई 10 शेयर चुने मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से 2 बहुत बढ़िया चल गए, ठीक है। पहले मैंने रिसर्च करी, मेहनत करी, स्टॉक ढूंढे, मैंने सोचा था कि ये शेयर 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, पर वो 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया, वो मेरा लक है। पर वो शेयर ढूंढा, रिसर्च करके, मेहनत करके, वो बेसिकली क्या है, मेरी मेहनत है। वो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा चल गया, वो लक है। लक से आदमी एक बार कमा लेगा, 2 बार कमा लेगा, पर कंसिस्टेंट बार बार नहीं कमाएगा। पर बार बार जो पैसा है कंसिस्टेंसी के साथ में वो नहीं कमा पाएगा। अगर आपको बार बार कमाना है, कंसिस्टेंसी के साथ में कमाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ग्रेट, बहुत अच्छी। ठीक है भाई, आपने 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लिए हैं। 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाने के दौरान क्या आपने कुछ खोया भी है? बहुत कुछ खोया भाई। जैसे कि भाई मैंने अपने 8 साल खोए हैं। इन 8 सालों में क्या हुआ दुनियादारी में मुझे कुछ नहीं पता। मतलब कुछ महीने पहले की मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। रात को 1 बजे पटाखे चल रहे हैं, पूरी दुनिया जो है पटाखे चला रही है। मैं सोच रहा हूँ यार ये लोग पागल हो गए हैं क्या, इनको क्या मिल गया, क्यों रात के 1 बजे पटाखे चला रहे हैं। पहले मेरे को लगा किसी की शादी है, फिर मैंने कहा इतने पटाखे यार शादी के दिन, लग रहे कुछ ना कुछ तो सीन है। अगले दिन मुझे सुबह पता चलता है, मैं लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, इंस्टा देखता हूँ, तो पता चलता है कि हमारा देश वर्ल्ड कप जीत गया। और मुझे पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप नाम की भी कोई चीज़ चल रही है। मतलब मुझे नहीं पता दुनियादारी में क्या चल रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। इतना मतलब अपने काम में खोए होते हो और अभी भी ये चल रहा है, यही चीज़ें हैं भाई, अभी भी यही चल रहा है। मतलब आज से 7-8 साल पहले मेरा जो माइंड था ना, जो दिमाग में मेरे थॉट्स आते थे, जो क्रिएटिविटी आती थी, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। माइंड इतना रिलैक्स्ड रहता था, दिमाग में तरह तरह के विचार आते थे, एकदम अपने आप को मैं शांत महसूस करता था। वो जो शांति है उसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि एक रेस में लगे हुए हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि भाई 1 करोड़ साल का बन गया, अब क्या 1 करोड़ क्वार्टर का, फिर 1 करोड़ महीने का, 1 करोड़ वीक का, 1 करोड़ दिन का। उस एक रेस में लगे हुए हैं। तो उस रेस के दौरान अपने आप को जानने का समय नहीं मिल पा रहा कि मैं क्या चाहता हूँ। वही नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ जीवन से। ओके, तो अभी तक मतलब आपने कोई टारगेट वगैरह फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे मुझे रेस जो आप अभी भाग रहे हो, ये मैं भागना बंद कर दूंगा अगर ये मैं अचीव कर लिया? भाई टारगेट तो डेफिनेटली है, टारगेट पर बड़ा है। बताना चाहोगे आप? तो ऐसा लगता है कि यार उसको अचीव होने तक भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। तो 2 टारगेट हैं। पहला जो टारगेट है वो है $100 मिलियन, और दूसरा जो टारगेट है वो है $1 बिलियन। तो इसको एक बार INR में बताइए, इंडियन करेंसी में। तो अगर बिलियन की बात करें, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, बिलियन डॉलर मतलब डॉलर, ठीक है। बिलियन डॉलर मतलब 100 करोड़ डॉलर। ओके। डॉलर अभी चल रहा है 84-85 का। कैलकुलेशन इजी करने के लिए 85 का ले लेते हैं। 85 के हिसाब से 8500 करोड़ रुपए बनते हैं। 8500 करोड़। और 100 मिलियन बनता है 850 करोड़ रुपए। 850। और जब तक अचीव करेंगे भाई, तब तक डॉलर का जो है वो भी शायद 100 रुपए तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं 1000 करोड़ और 10,000 करोड़। जो पहला टारगेट है वो मुझे लगता है कि अगर अचीव हो जाए तो मैं स्लो हो जाऊंगा थोड़ा। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अब जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गए, आगे की जो रोड है वो क्लियर दिख रही है, यहाँ से अगला टारगेट इजीली हो जाएगा। आप कह सकते हो कि एक बार बड़ा पैसा बन जाता है या बड़ा पैसा आ जाता है तो आगे और बड़े बनाने बड़े आसान हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हो? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल होता है। जो आपका पहला करोड़ है वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा करोड़ जो है बनाना और आसान होता है। हमारे व्यूअर्स को एक फॉर्मूला देता हूँ। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, और आपको 1 करोड़ और कमाना है। उस 1 करोड़ के ऊपर आपको 1 करोड़ कमाना है, तो आपको कितने % कमाना पड़ेगा? 100%। 2 करोड़ आपको, फिर 1 करोड़ कमाना है तो 50 सिर्फ। और 5 के ऊपर कमाना है तो 5 के ऊपर 1 करोड़ कमाना है तो सिर्फ 20 करोड़ बेसिकली 20%। और 10 के ऊपर कमाना है तो 10। और 100 के ऊपर कमाना है तो 1 हो गया। तो मतलब जितना आप आगे बढ़ते रहते हो उतना आपका अगला 1 करोड़ रुपया कमाना आसान होता रहता है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आपको ट्राई करना है कि इनिशियली आप जो अपना बेस है उसको कैसे इंक्रीज करो, ताकि आपका जो अगला 1 करोड़ कमाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, और आपको ये जो नंबर गेम है इसमें मज़ा आने लगे कि जल्दी से जल्दी आपका 1 करोड़ होने लगे। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, करोड़ बड़ी स्पीड से हो रहा है, तो मज़ा आता है। तो आजकल हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है ऑपरेटर्स के बारे में। तो क्या एक्चुअल में ऑपरेटर्स होते हैं? अगर होते भी हैं तो वो कैसे काम करते हैं?
तो भाई वो हर आदमी या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास बड़ा पैसा है उसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हमेशा एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है कि ऑपरेटर एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, मान लो एक इंस्टीट्यूशन है, मान लो एक म्यूचुअल फंड है, वो कहीं पे एक बड़ा पैसा लगाता है किसी स्टॉक में, किसी सेक्टर में, तो वहां पे एक ऊपर की चाल आएगी, तो आप क्या बोलोगे? ऑपरेटर है। उसने एक चीज देखी, एक फंडामेंटल देखा कि इस सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी वजह से उस सेक्टर में जो है प्राइस मूवमेंट आ रही है, क्या वो ऑपरेटर है? नेगेटिव सेंस में अगर देखा जाए तो नहीं है ना। वो कहीं पे एंटर कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है बहुत तेजी से, एग्जिट कर रहा है, प्राइस गिर रहा है। तो बेसिकली जो बड़ा पैसा कहीं पे एंटर या एग्जिट करता है तो उससे एक बड़ा मूव आता है, लोग जनरली उसको क्या है, ऑपरेटर बोल देते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटर है। ओके, तो बेसिकली जिनके पास बड़ा पैसा है या जो मार्केट में बड़े पैसे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं कि दे आर ऑपरेटर्स। हाँ, ऑपरेटर के भी दो मतलब है, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में अपना जो बड़ा पैसा है उसको यूज करके कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप करते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पैसे का। तो उनको लोग बेसिकली ऑपरेटर जब लोग बोलते हैं तो उस सेंस में बोलते हैं कि ऐसे लोग जो लोगों को फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा, तो फिर जो पंप एंड डंप वगैरह होता है, जैसे कि कोई बड़ा माल ऊपर से बेचा गया, नीचे खरीदा गया, वो भी ऑपरेटर्स ही करते हैं? भाई ये सब चीज़ें मार्केट में चलती हैं, बट ये चीज़ें ना इतनी शॉर्ट नहीं है कि मैं आपको 1 मिनट में समझा दूं। ये थोड़ी सी एक लंबी प्रोसेस है। अगर हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आएगा तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो हम लोग एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनको बताएंगे, ये जो चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं, कैसे ये लोग इससे बच सकते हैं, पूरा डिटेल में इनको ये जो चीज़ें हैं हम समझा देंगे। क्या बात। तो भाई फटाफट से आप लोग कमेंट करो अगर चाहिए आपको, तो ऑपरेटर्स क्या हैं, पंप एंड डंप क्या है, ये चीज़ें डिटेल में हम भाई से जानने की कोशिश करेंगे। चले, बहुत बढ़िया यार, ऑपरेटर्स की चीज़ें तो बड़े आसानी से समझ में आ गई हैं। अभी एक बात बताओ, आप इन्वेस्टिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें आप स्टॉप लॉस वगैरह रखते हो कि कोई स्टॉक अगर नीचे आया तो कहाँ काटना है? भाई सबसे पहले तो जो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ उसका एक फॉर्मूला है। मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, मतलब मैं फंडामेंटल भी यूज़ करता हूँ और टेक्निकल भी यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरा फंडामेंटल का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। फंडामेंटल्स के ऊपर मैं मेन फोकस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने के ऊपर फोकस करता हूँ जो कि जीरो होने की संभावना या फिर नुकसान होने की संभावना, मैं अपनी रिसर्च के दौरान ट्राई करता हूँ कि उसको एकदम एलिमिनेट कर दूँ, कि नुकसान होने की संभावना कम से कम कर दूँ। बट फिर भी संभावना होती है, 100% कुछ नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई स्टॉक आपने लिया तो मैक्सिमम डाउनसाइड कितनी है उसमें? 20%, 25%, 1x। अगर आपने किसी स्टॉक में 1 रुपया लगाया, हम ये नहीं कह रहे कि 1 रुपए वाला शेयर ले रहे हैं। 1x मतलब जितना पैसा लगाया उतना पैसा जा सकता है, मतलब कंपनी खत्म हो सकती है। मतलब 1x मतलब जितना पैसा लगाया उतना पैसा डूब सकता है। डाउन साइड है 1x, और अपसाइड कितनी है मैक्सिमम? जितनी मर्जी जा सकती है, आसमान है। हाँ, तो इक्विटी में जो डाउन साइड है वो मैक्सिमम 1x है, और जो अपसाइड है वो उसकी कोई कैप नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। फंडामेंटल के ऊपर जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, जब तक आपको पता चलता है किसी कंपनी के फंडामेंटल खराब हो चुके हैं तो वो शेयर ऑलरेडी 60, 70, 80% गिर चुका होता है। ठीक है, उसमें से आप एग्जिट करो नहीं करो वो एक ही बात हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आप स्टॉप लॉसेस? मैं स्टॉप लॉस जो है वो नहीं रखता हूँ। तो भाई यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली है डाइवर्सिफिकेशन। मैं अपने पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफाइड रखता हूँ। तो मान लो मेरे पोर्टफोलियो में से कोई 2, 5, 10 स्टॉक अगर डूब भी जाते हैं, मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस है। चलो, और अगर मान लो कुछ स्टॉक डूबे हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ऐसे मल्टी वगैरह स्टॉक निकल जाएंगे जो कि 5 गुना, 10 गुना या उससे भी ज़्यादा कई गुना निकल जाएंगे। तो उससे वो जो डूबे वाले स्टॉक है उसको आसानी से कंपनसेट कर देंगे। तो अभी करंटली आपके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज के स्टॉक्स हैं और इनको आप कैसे मैनेज करते हो? अभी भाई मेरे पोर्टफोलियो में थोड़े टाइम पहले 70+ स्टॉक्स थे, और अभी 100+ जो स्टॉक्स हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में हो चुके हैं। अच्छा, मैनेज कैसे करते हो इतने स्टॉक्स पर? तो भाई मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स रहते हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। उनमें पता चलता रहता है कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं, उनको चेक करते रहते हैं। बाकी मेरी जो टीम है वो भी इवेल्युएट करती रहती है कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, क्योंकि जब आप एक बड़े फंड पे, एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको एक टीम बना के चलना पड़ता है। और आप काफ़ी सारी चीज़ें जो खुद चेक नहीं कर सकते, आप अपना टीम को डेलीगेट कर देते हो कि ये स्टॉक्स हैं, इनमें क्या चल रहा है चेक करो। नए जो स्टॉक्स या किसी नए सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटी लग रही है तो आप अपनी टीम को डेलीगेट कर देते हो रिसर्च करने के लिए। इस तरीके से टीम बना के भी मैं करंटली काम कर रहा हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया।
तो भाई आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं? भाई सबसे पहले तो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद हो गया रिसाइकलिंग, फिर हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और फिर यही कुछ ऐसी थीम्स हैं जो आने वाले टाइम पे लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो नवजोत भाई बहुत मज़ा आया यार, और लिटरली आपने जितने क्वेश्चंस हमने पूछे हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर दिए हैं। होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये पॉडकास्ट। बहुत जल्दी फिर आपको बुलाएंगे और ऑपरेटर्स के बारे में एंड पंप एंड डंप एंड ऑल इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। होप आपको भी हमारे साथ अच्छा लगा होगा। थैंक यू दीपक भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने इन्वाइट किया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। चलो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और Great. आप भी कमेंट में नीचे बताओ, पार्ट 2 लिख के कमेंट करो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो। ग्रेट, जल्दी करो भाई कमेंट। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।